लेसन नंबर 5। प्रीवियस पीरियड में हमने एंगल्स के बारे में स्टडी किया था कि मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। और हमने स्ट्रेट एंगल के बारे में भी स्टडी किया था कि 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। तो अभी हम वॉच के अकॉर्डिंग एंगल सीखेंगे। ये टॉपिक मैं आपको 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ओके, तो अभी हमारे सम्स इसके बेस पर है, तो हम इसको फिर से रिवीजन में ले लेते हैं। ये हमारी वॉच है कि मैंने सारे हैंड्स इसमें ड्रॉ किए हैं। अब वॉच में जो 2 हैंड होते हैं, 2 हैंड के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। ओके, जैसे हम आपको वॉच देखना सिखाते हैं टाइम, तो बताते हैं ना कि 2 हैंड के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। उसी तरह एंगल्स में 2 हैंड के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। ओके, तो पहले हम इस तरह से सारे हैंड इसमें इस तरह से मेंशन कर देंगे। ओके, सब में ऐसे एरो कर देंगे। ओके, अब हमें कोई पूछे कि 1 o'clock पर कितना एंगल बनता है क्लॉक के हैंड से, 5 o'clock पर कितना एंगल बनता है। ओके, तो वो हम स्टडी करेंगे, पर इसके पहले हम ये एंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक्यूट एंगल मतलब एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री। Right angle, an angle whose measurement is 90 degree, and straight angle, an angle whose measurement is 180 degree, means a straight line. अब देखो 12 o'clock पर कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री। ओके, क्योंकि दोनों हैंड साथ में हो जाते हैं, 2 हैंड के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं रहता, तो उसको हम कहेंगे 0 डिग्री एंगल। फिर 1 o'clock पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180। फिर से इधर रिवर्स प्रोसेस होगी। इस तरह से नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे तो ये टॉपिक एकदम इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। 12 o'clock पर कितना एंगल बना, 0 डिग्री। 1 o'clock पर 30 डिग्री, 2 o'clock 60 डिग्री, 3 o'clock 90 डिग्री, 4 o'clock 120 डिग्री, 5 o'clock 150 डिग्री, and 6 o'clock you can see the straight angle becomes. So it's a straight angle 180 डिग्री। अब हम इस तरह टर्न करेंगे तो इस तरह के ही मेजरमेंट इधर आएंगे, रिवर्स प्रोसेस शुरू होगी। 7 o'clock 150 डिग्री, 8 o'clock 120 डिग्री, 9 o'clock 90 डिग्री, 10 o'clock 60 डिग्री, 11 o'clock 30 डिग्री और 12 o'clock 0 डिग्री। ओके, तो ये हम इसी तरह रखते हैं और इधर हम टाइम्स लिखते हैं, टाइम और इधर एंगल। ओके, 12, 1, ओके, 4, 5 o'clock तक पहले ले लेते, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 12 o'clock पर कितना एंगल बना, 0 डिग्री। आपको ये फिगर पूरी लर्न कर देनी है। अगर ये फिगर कितने बजे कितना एंगल बना, तो इस तरह के कोई भी टाइम आपको दिया हो आप आंसर लिख सकते हो। और ये मैंने 5th स्टैंडर्ड में भी आपको ऑलरेडी सिखाया था। ठीक है, 12 o'clock पर 0 डिग्री, 1 o'clock पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। ओके, फिगर से भी हम देखकर लिख सकते हैं।
12 o'clock पर 0 डिग्री, 1 o'clock में 30 डिग्री, 2 o'clock में 60 डिग्री, 3 o'clock में 90 डिग्री, 4 o'clock में 120 डिग्री, 5 o'clock में 150 डिग्री एंड 6 o'clock में 180 डिग्री। अब आप इसके नाम भी लिख सकते हो। ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल, एक्यूट 90 डिग्री, तो क्या हो गया वो? राइट एंगल 120, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज 180, स्ट्रेट एंगल। इस तरह से एंगल का मेजरमेंट और टाइप ऑफ एंगल दोनों हम अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री से जो छोटा है वो है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का मेजरमेंट है वो है राइट एंगल, और मोर देन 90 डिग्री है तो वो है ऑब्ट्यूज एंगल, और एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो वो है स्ट्रेट एंगल। तो हम एंगल टाइम देखकर उसका एंगल और टाइप ऑफ एंगल लिख सकते हैं। हमने 6 o'clock तक इधर दिखाया, अब 7 से 11 तक दिखाएंगे। सेवन ओ क्लॉक पर क्या हुआ? कौन सा एंगल बना? 150 डिग्री। 150 डिग्री मीन्स विच टाइप ऑफ एंगल? इट्स अ ऑब्ट्यूज एंगल, तो इधर लिखेंगे ऑब्ट्यूज। नाउ 8 o'clock, 8 o'clock पर कौन सा एंगल बना? 120 डिग्री, ये भी है ऑब्ट्यूज। 9 o'clock पर क्या एंगल बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। 10 o'clock पर 60 डिग्री मीन्स एक्यूट, एंड 11 o'clock में 30 डिग्री, इट्स ऑल्सो एक्यूट एंगल। ओके, तो इस तरह हमने 12 से लेकर 11 तक के सारे टाइमिंग लिखे, कौन सा एंगल बन रहा है मतलब मेजरमेंट लिखा, और वो कौन सी टाइप का है। अगर वो उसका मेजरमेंट 90 से छोटा है तो वो है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री है तो वो है राइट एंगल, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री है 6 o'clock में बन रहा है तो वो है स्ट्रेट एंगल। 7 o'clock में 150 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 8 o'clock 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 9 o'clock 90 डिग्री राइट एंगल, 10 o'clock 60 डिग्री एक्यूट एंगल, एंड 11 o'clock 30 डिग्री एक्यूट एंगल। प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट किया था, अभी हम 5.5 से आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.5 ओके, उसकी है एक्सरसाइज 1 नंबर में है which of the following are which of the following are models for perpendicular lines? परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब ऐसी लाइन जैसे में हम उल्टा टी सोच लें। ओके, एक लाइन और दूसरी लाइन, बोथ लाइन्स आर जॉइंट बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल मतलब दो लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस, वैसा भी नहीं है। उल्टा टी
परपेंडिकुलर मतलब उल्टा टी याद रखोगे, एक लाइन स्टैंडिंग है दूसरी लाइन स्लीपिंग है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए इस तरह का सिंबल मैं आपको याद रखने के लिए बता सकती हूँ। अब हमें कहा गया है कि नीचे जो जो हमें दिए है उसमें क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो वन है हमारा द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। The adjacent edge of a table top। टेबल होता है जो, ठीक है, तो टेबल का जो टॉप है तो वो है स्लीपिंग, उसके जो लेग्स हैं वो है स्टैंडिंग। तो इस तरह का शेप होता है कि वन लाइन स्लीपिंग एंड वन लाइन स्टैंडिंग। तो इसमें टेबल की टॉप की जो एज हमें कही गई है, ओके, इस तरह का टेबल हम सोच रहे हैं। तो ये आपको परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, ये इसको मैं लेग्स बता दूँ टेबल से, ओके। तो ये टेबल की टॉप के ये जो इस तरह का टी का शेप बन गया, तो ये क्या परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। तो हम इसमें लिखेंगे यस, आंसर आएगा यस। The adjacent edge of a table top। adjacent मतलब बाजू बाजू की, बाजू बाजू की दो धार होती है, क्या वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन की तरह बिहेव करती है। यस। नंबर 2, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। अब ये लाइन्स कही है हमें साइड वाली, तो हम देख सकते हैं कि ये तो पैरेलल लाइन है, दो लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस है। ये मैं नहीं बना रही, चलो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह का रेलवे ट्रैक होता है, रेल की पटरी ऐसी स्ट्रेट होती है, बीच में गैप होता है। ऐसा नहीं कि एक स्लीपिंग लाइन है दूसरी स्टैंडिंग लाइन उसके साथ कनेक्टेड हुई, बट देयर इज अ गैप बिटवीन टू लाइंस। तो ये तो पैरेलल लाइन हो गई, और हमारी कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए, ओके। तो रेलवे ट्रैक के लिए हम लिख देंगे नो। नो, फिर से दोनों समझ ले, हमें क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर models for perpendicular lines। Number 1, the adjacent edge of a table top। टेबल का जो टॉप होता है, एक ऊपर का टॉप स्लीपिंग और उसके नीचे जो लेग्स होते हैं वो स्टैंडिंग। तो इस तरह का उसका शेप होता है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन फॉलो करता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यस। नंबर 2, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक में दो लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, तो वो कैसी लाइन हो गई, पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। तो इधर हम लिखेंगे नो। नाउ नंबर 3, थर्ड नंबर है द लाइन सेगमेंट forming the letter L। एंड 4 नंबर भी लिखते द लेटर V। ओके, लेटर L, क्या इसमें परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन फॉलो हो रही है। यस, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, बोथ लाइन आर कनेक्टेड बट डू नॉट इंटरसेक्ट एंड देयर इज नो गैप बिटवीन टू लाइंस। तो एल है वो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यस।
4 नंबर द लेटर वी, वी है ये, तो एक लाइन, तो बोथ लाइन्स आर स्लैंटिंग्स, पर हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वन स्टैंडिंग लाइन एंड अदर स्लीपिंग लाइन, तो ही वो परपेंडिकुलर लाइन्स कही जाएगी। तो वी में तो बोथ लाइन्स आर स्लैंटिंग लाइन्स, तो इधर परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो हम इधर लिख देंगे नो। फिर से समझिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। नंबर 3, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। एल में जो दो लाइन से एल बनता है वो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन बनती है, तो हमने आंसर में लिखा यस। 4 नंबर द लेटर वी, तो वी में ये दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनती नहीं है, तो हमने इधर आंसर में लिखा नो। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है हमारा, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर perpendicular to the line segment xy. To the line segment xy. Let PQ and xy intersect in the point A. Intersect in the point A. What is the measure of PAY? अब हम ये पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेट लाइन सेगमेंट PQ बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY। तो मतलब ये दो लाइन बन गई, इसको मैं PQ कहूँ और इसको मैं कहूँ XY। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट में। ओके, दो लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं हमें PQ एंड XY। अब both line segments intersect to each other at the point A, मतलब यहाँ बीच में मैं point A लिखूंगी, तो PAY, ओके। PAY का मेजरमेंट क्या होगा? एकदम इजी है, हमको देखकर ही पता चल गया कि 90 डिग्री। यहाँ पर 1 2 3 4 चार एंगल बन रहे हैं, चारों चार एंगल है 90 डिग्री के, तो एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर करके लिखेंगे एंगल PAY इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। दो लाइन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एग्जैक्ट स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो बीच में चार राइट एंगल्स बनते हैं। हमें PAY के बदले और कोई भी एंगल का मेजरमेंट पूछा होगा, YAQ भी 90, PAX भी 90, XAQ भी 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, चारों चार एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? दो लाइन दी हुई हो और दोनों लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, अगर पैरेलल हो तो फिर राइट एंगल नहीं बनता। ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फिर हमें कोई भी एक पॉइंट का नाम दिया होगा, जैसे हमें इधर ये दिया है, ओके, PAY, we have to find the measurement of PAY। PAY का क्या मेजरमेंट आया? 90 डिग्री, ओके। नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग टू डू नंबर 3, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन लिखिए। और देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। What are the measures of the angles that are formed at that corner? Do they have any measure? Any angle measure that is common? हमारा क्वेश्चन है कि दो सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं सेट स्क्वायर्स, ओके। एक को ऐसे रखते और दूसरे को ऐसे रखते। 2 सेट स्क्वायर्स का हमें मेजरमेंट कहा है, तो देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स। और क्या है, व्हाट आर द मेजर? तो क्या मेजरमेंट होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। यहाँ भी ऐसे लिखो 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सेट स्क्वायर आपको पता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये होते हैं, तो हमें ऐसा करके 2 सेट स्क्वायर को पास पास में रख दो। और देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर दैट फॉर्म? तो वन एंगल इज, क्या हुआ, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। ये 3 एंगल बनते हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 30 180 डिग्री। ये 2 सेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ही ये सम समझ में आएगा, ओके। तो एक आंसर हुआ कि वन एंगल इज, मतलब कि वन एंगल का मेजरमेंट होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री कॉर्नर का, ओके। कॉर्नर के लिए कहा है ना हमें, तो ये कॉर्नर का हमने मेजरमेंट। एंगल वैसे भी कॉर्नर पर ही होते हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? क्या ये दोनों एंगल में ऐसा कोई भी एंगल बन रहा है जो दोनों में कॉमन हो? तो 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। कैसे है ये दूसरा एंगल बना, ये 1 है
ये अदर एंगल बना। ओके, वन एंगल ये था और ये था अदर एंगल। फिर से पूरा क्वेश्चन समझे, थोड़ा सा टफ है तो ध्यान दो। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कौन सा मेजरमेंट बनता है? 30, 60 एंड 90। अब अदर एंगल कौन से बनते हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब ये दोनों का हाफ कर दिया, एंड 90 डिग्री तो बन ही रहा है। और कॉमन एंगल कौन सा है बीच में? इन दोनों में कॉमन एंगल मतलब दोनों में जो है दैट इज 90 डिग्री। इसका आंसर इधर लिख देती हूँ, कॉमन एंगल इज 90 डिग्री। तीन आंसर आए इसके। एक है वन एंगल इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दूसरा आंसर है अदर एंगल कौन से बन रहे हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। और लास्ट में हमें पूछा है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो 90 डिग्री का एंगल उसमें कॉमन है, जो दोनों में अगर हम ये दोनों सेट को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, ज्वाइंट कर दे अगर ऐसे, तो इस तरह के सारे मेजरमेंट हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेट स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये सब अच्छे से नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। तब तक इतना नोटबुक में अच्छे से लिखकर फिगर ड्रॉ करके समझ लो। थैंक यू।